नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। हम लोग एक एक करके अलग अलग प्रकार के राइट्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। अगला जो राइट्स है हमारा उसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल या फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें देखते हैं कि आखिर किस चीज़ों के ऊपर बात हुआ है। पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन। देखिए, माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है उसका संख्या, मतलब कि माइनॉरिटीज़ का मतलब है कि जिसका संख्या कंट्री में क्या होता है, कम होता है। जैसे हम लोग कई बार हम लोग एग्जांपल ले चुके हैं कि यदि केवल बात करें हिंदू और मुस्लिम का, तो मुस्लिम हमारे माइनॉरिटी में इंडिया के अंदर, मेजॉरिटी में हमारे हिंदू हैं। ये केवल एग्जांपल समझने के लिए बेस्ट है। तो चाहे बात लैंग्वेज का हो, चाहे बात कल्चर का हो, चाहे बात रिलीजन का हो, जिनका संख्या कम रहेगा उनको प्रोटेक्शन करना ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उनका संख्या कम है। हो सकता है कि जो मेजॉरिटी में है वो उसको टॉर्चर करना चालू कर दे, उसके ऊपर अपना दबाव डालना चालू कर दे। तो बेसिकली ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत किसको है? माइनॉरिटी को ज़रूरत है, क्योंकि वो हमेशा डर डर के जीते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना बात हुआ है लैंग्वेज का। जैसे हमको पता है और आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर जो मेजर लैंग्वेज बोले जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो बोलते हो आपका हिंदी है। लेकिन क्या यहाँ पे उर्दू बोलने वाले को क्या मतलब कोई उसको परेशान करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप उर्दू बोल लो, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, कुछ भी आप बोल लो, सभी को बराबर दर्जा दिया गया है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कल्चर हो। कल्चर का मतलब कि आप क्या कपड़ा पहनते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, आप किस तरीके से रहते हैं, ये हमारा कल्चर है। हाँ, लैंग्वेज वगैरह ये सब, ये हमारा कल्चर है। और आपका रिलीजन क्या है, मतलब आपका धर्म कुछ भी हो, कल्चर कुछ भी हो, लैंग्वेज कुछ भी हो, सब के पास बराबर अधिकार है। ठीक है। आगे, अदरवाइज दे मे गेट निगलेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब कि जिनका संख्या कम रहता है, लैंग्वेज बोलने वाले, कल्चर को फॉलो करने वाले, या फिर जिनका संख्या रिलीजन के तौर पे कम है, तो हो सकता है कि जो मेजॉरिटी में है वो उसको डरा धमका दे, मार पीट के शांत करवा दे। ऐसा ना हो सके इसलिए हमारे पास क्या होने चाहिए? एकदम ठोस राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। ठीक है। तभी जाकर कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा। नहीं तो जिनका संख्या ज़्यादा है वो हो सकता है कि जिनका संख्या कम है उसके ऊपर मारना पीटना, टॉर्चर करना चालू कर दे। लेकिन ऐसा भारत में देखने को आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का कानून, यहाँ का राइट्स बहुत ही ठोस है, बहुत ही मजबूत है। आगे, दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज विच आर एज फॉलोज। यानी कि जिनका संख्या कम है, जो माइनॉरिटी में है, उनको कोई मार पीट ना सके, डरा धमका ना सके, इसके लिए हमारे संविधान ने उनके लिए खास करके अलग प्रावधान ही बना दिया है। यानी कि उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया गया है जो कि माइनॉरिटी में है। अब माइनॉरिटी वाले लोगों को क्या स्पेशल बेनिफिट दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, जरा इसके बारे में देखा जाए। पहला है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैज अ राइट टू कंजर्व इट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे यह है कि आपका चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका कल्चर कुछ भी हो, आप किसी भी प्रकार से रहते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अधिकार का पूरा सम्मान किया जाएगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से बराबर अधिकार दिया जाएगा। आपके साथ कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं कर सकता। ठीक है। ये पहला स्पेशल स्टेटस है माइनॉरिटी के साथ। यानी कि कोई भी, जैसे कई बार होता है ना कि यार हमारा संख्या तो कम है, हमको तो मार पीट देगा, कोई भी आराम से हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। ये सोचना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचेगा। क्योंकि इंडिया में आप एक बार अपराध कर तो लेते हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून बहुत ही ठोस है। आगे, एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चला जाते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार के लोगों का एडमिशन वो खारिज नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि वो लोअर कास्ट हो या फिर माइनॉरिटी में जो है, किसी प्रकार के बच्चों का वो एडमिशन ठुकरा नहीं सकता, उसको वहाँ पे एडमिशन दिलवाना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या था आपका? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कहने का मतलब आपका कल्चर कुछ भी हो, आप कुछ भी खाओ पियो रहो, कुछ भी आप जैसे मन रहना आपको रहो,
आपके अधिकार को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा और आपके एजुकेशन में भी पूरी तरीके से आपको छूट दिया जाएगा, कहीं पर भी कोई रोक टोक आपको नहीं दिखेगा। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे हम लोग आज किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो क्या वहाँ का टीचर मना करता है क्या? कभी नहीं मना करता। हाँ, मना एक बेसिस पे कर सकता है, वो ये बोल सकता है कि यहाँ पे सीट अब फुल हो चुका है, आप दूसरे कॉलेज में ट्राई कर लीजिए। लेकिन कभी भी वो आपको नकार नहीं सकता कि हम आपको यहाँ पे पढ़ने का परमिशन नहीं देंगे, आप लोअर कास्ट के हैं, आप माइनॉरिटी से आते हैं, तो आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोल नहीं सकते। ठीक है, आगे। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जितने भी माइनॉरिटी हैं, यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका संख्या इंडिया में कम है, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका दे सकते हैं हम, जैसे हमारे इंडिया में हमने आपको बताया था कि हिंदू और मुस्लिम की यदि बात करें तो हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम हमारे माइनॉरिटी में है। तो चूंकि मुस्लिम हमारे माइनॉरिटी में है तो बहुत सारे आपने मुस्लिम्स के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल आपने देखा होगा, जिसको हम लोग मदरसा कहते हैं। मदरसा मतलब जहाँ पे केवल मुस्लिम बच्चे आके पढ़ते हैं। इसका ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि भैया आप माइनॉरिटी में हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना खुद का स्कूल खोल सकते हैं और मदरसे में आपको एक भी हिंदू बच्चे नहीं दिखेंगे। ये मतलब मुस्लिम लोगों को ये स्पेशल दर्जा दिया गया है कि आप अपना स्कूल खोल सकते हैं। और ये केवल मुस्लिम के साथ नहीं है, ये हिंदू के साथ भी है, आप भी अपना स्कूल खोल सकते हैं। यानी कि अपने प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया था। तो ये टॉपिक में बेसिकली आपने ये सीखा कि चाहे बात कल्चर का हो या फिर चाहे बात एजुकेशन का हो, हर इंसान के पास बराबर अधिकार है, चाहे वो मेजोरिटी में हो या फिर चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे वो अपर कास्ट के हो या फिर वो हमारे लोअर कास्ट के हो, सभी के पास अधिकार बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स, यानी कि इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो तमाम प्रकार के राइट्स हमारे पास हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सब जो हमारे पास राइट्स हैं, इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि कैसे इनको हम और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, कैसे इसको हम बचा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी या फिर कोई गवर्नमेंट आपके अधिकार को छीन रहा है, जो अधिकार आपको आपके संविधान ने दिया है वो अधिकार आपसे छीन रहा है, आपको वो चीज़ फॉलो करने नहीं दिया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली इसका शिकायत अपने स्टेट के हाई कोर्ट या फिर अपने कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको आप कैसे समझ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से ऐसे समझो, जैसे आपको पता है कि राइट टू स्पीच हमारा अधिकार है, यानी कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रधानमंत्री का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, इस प्रकार का आप नारा लगा सकते हैं, आपके पास अधिकार है। लेकिन मान लीजिए कि आपने इस प्रकार का नारा लगाया और पुलिस वाले ने आपको गंदे तरीके से मारपीट दिया, तो ये क्या आपके अधिकार को छीना गया कि नहीं छीना गया? बिल्कुल छीना गया। तो आप इसका शिकायत अपने स्टेट के हाई कोर्ट या फिर आप अपने कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। फिर उस पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी भाई, और कार्रवाई इतना भयंकर कभी कभी हो जाता है कि उसको जेल भी मिल सकता है। ठीक है, आगे। दैट इज वाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोचो, ये जो आप देख रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब है कि आपका अधिकार यदि कोई छीन रहा है तो इसका शिकायत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? हमारे संविधान का हार्ट और सोल कहा है। मतलब कि हमारे संविधान का जो धड़कन है और जो आत्मा है वो इसी में छुपा हुआ है। किसमें? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। याद रखिएगा, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो हम लोगों को ये कहता है कि यदि आपका राइट्स कोई छीन रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उन्होंने इस
राइट्स को क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा है। सोचो, देखो हमारे संविधान में ना बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन सारे राइट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इतना महत्वपूर्ण राइट्स है कि आप ना डायरेक्टली कोर्ट तक जा सकते हैं। सोचो, और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कई बार ना ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे अहम राइट्स है वो कौन सा है, वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और यदि कोई बोले कि बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इस राइट्स का मतलब क्या हुआ, इस राइट का मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्टली अपने हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, तब जब हमारा राइट्स कोई छीनेगा, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो सके, वायलेट हो सके, खतरे में आ जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो हमारा राइट्स है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है वो हमको नहीं मिल रहा होता है, या फिर कोई हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, सपोज गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली फटकार लगा सकता है कि आप लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। जैसे कई, इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कई बार क्या होता है ना कि सड़कों पर आंदोलन होता है, जुलूस निकलता है, प्रोटेस्ट होता है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा होता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस को बोलकर उस सारे लोगों पे लाठी वाठी चलवा देती है। फिर ये मामला जाता है कहाँ पे, कोर्ट में जाता है। फिर कोर्ट उस गवर्नमेंट को फटकारती है, एकदम भला बुरा सुनाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप सरकार में हैं तो आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल क्यों किया आपने। इस प्रकार से कोर्ट के पास अधिकार होता है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनके पास पूरा अधिकार होता है कि फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से फॉलो करवाना है। गवर्नमेंट को पूरी तरीके से आदेश दे सकता है और देता भी है। आगे, दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स। इसके साथ ही साथ यदि कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करना चाहता है, या फिर कोई इसके साथ खिलवाड़ करता है, या फिर कोई किसी को बिना मतलब का परेशान करता है, तो सज़ा देने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि कोर्ट आपके अधिकारों के लिए लड़ती है तो कोर्ट अधिकार को ठुकराने पर या फिर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के ऊपर आपको सजा भी सुनाती है। तो कोर्ट दोनों काम करती है, कोर्ट आपके अधिकार को बचाती भी है, और यदि आप खुद उस अधिकार के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर कोर्ट सजा भी सुनाती है। तो दोनों प्रकार का कोर्ट यहाँ पे काम करती है, ठीक है। आगे, अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में PIL कहते हैं, एनी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ना हमारे साथ गलत कर रही है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कर्तव्य है वो करने से गवर्नमेंट रोक रही है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ किसी का मत सुनो, चुपचाप अपने स्टेट के हाई कोर्ट या फिर कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में जाओ और जाके एक PIL दाखिल करवा दो, एकदम फाइल करवा दो, सिंपल। और PIL का मतलब होता है सिंपल सा, अपना रिपोर्ट लिखा दो। रिपोर्ट में ये लिखाओ कि हुजूर हमारे साथ हमारा जो गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से पेश आ रही है, हमारा अधिकार जो है उसको वो छीन रही है। मतलब जो भी समस्या आपका है जाके चुपचाप वहाँ पे लिखवा दो, और फिर उसके अगले ही दिन उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं PIL। और PIL का सुविधा आपके हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, ठीक है। आगे, द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और यदि आपने जो शिकायत दर्ज करवाया है यदि वो वाकई में फ़ायदेमंद है, यानी कि वाकई में वो सुनने लायक है, उसके ऊपर एक्शन लेने लायक है, तो वाकई में उसके ऊपर काम किया जाएगा और आपके बातों को वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। चलो, इस तरीके से हमारा टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है इस चैप्टर का, जो सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, ठीक है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।